ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जब यूएस आर्मी के सोल्जर्स सडनली बीमार पड़ने लगे और ये बीमारी सब में फैलने लगी, और तो और कई सोल्जर्स की डेथ भी होने लगी। बुखार, कमज़ोरी, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे कई लक्षण आने लगे। तो फर्दर ये बीमारी जो है फ्रेंच, जर्मन, यूके के भी सोल्जर्स में मिलने लगी। तब फ्रांस आर्मी ने खुद एक वैक्सीनेशन का इजाद किया, और इस वैक्सीनेशन को जो है इंट्रोड्यूस करने के बाद पाया गया कि दो दौर आए करीब 1914 से लेके 1917 के बीच में, जो कि पहले मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट जो थी 118 हर 1 लाख सोल्जर्स में जो हो रही थी, वो कम होके 0.3 हो गई हर 1 लाख सोल्जर्स में। इवन फर्दर इसके बारे में और स्टडी भी की गई। और वही अगर मैं इसमें भारत की बात कर दूं, तो भारत में हर साल कह लीजिए जो ये है बीमारी जो है मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। हमेशा ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इंडिया की, टाइफॉइड। मैं बात कर रहा हूँ टाइफॉइड की, ठीक है। तो हिंदुस्तान में ये जो बीमारी है वो दी मोस्ट कॉमन है। और अगर मैं इसकी बात बोल दूं तो हर साल 386 से लेके 586 तक ये केसेस मिलते हैं इंडिया में हर 1 लाख व्यक्ति पे, ठीक है। अगर वैसे याद ना हो तो 300 से 500 के बीच में या 300 से 600 के बीच में आप याद रख सकते हो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं इंडिया में हर 1 लाख व्यक्तियों पे, ठीक है। मेन इसका कारण क्या है भाई? गंदगी, सैनिटेशन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, साफ़ सुथरा खाना और पानी पीना, वो हम हिंदुस्तानियों में है ही नहीं। साफ़ सफाई से रहना, खाना पीना ना भैया, हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है साफ़ सफाई से। तभी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही ये बीमारी मोस्ट कॉमन है। एक और चीज़ बता दूँ, जो ग्लोबल बर्डन है ना, मतलब अगर पूरे दुनिया में अगर टाइफाइड जो होता है ना, उसका आधा यानी कि 50% डायरेक्ट इंडिया में होता है, ठीक है। ये मैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो बोलते हैं ना, वो चीज़ विश्व भार किसी दिवस पे जो होता है या किसी बीमारी पे होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये 2017 की रिपोर्ट है, ये रिपोर्टेड है, ये कोई वैसे हवा में गोली नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि 2017 में टोटल जो है दुनिया की आधी जो टाइफाइड के जो केसेस थे वो इंडिया से निकले थे। वो भी कितना? 1.43 मिलियन। सोच लो भैया। तो ये जो बोला ना मैंने कि गंदगी, साफ़ सफाई, बाहर का अनहाइजीनिक खाना, वो हमारे खून में है, ठीक है। खैर ये बात बताऊँ, ये वैसे पूरे इंडिया में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन है ये हमारे सदर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, यानी कि साउथ की तरफ जो वेस्टर्न रीजन है ना, उसमें ज़्यादा पाया जाता है आपका टाइफाइड फीवर, ठीक है। तो क्या हाल है दोस्तों? मेरा नाम है सुमन कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी MLT क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है। शेयर करना वीडियो को, बेल आइकन दबाना, लाइक करना अगर ये वीडियो काम आए तो, ठीक है। और इस चैनल का अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, study@MLT255, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्लास का शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। जय माता दी। तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है? ऑल्सो कॉल्ड एज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड को हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं। अब इसके कुछ जनरल फीचर क्या कहते हैं? रॉड शेप्ड बैसिलाई होते हैं, यानी कि सरियनुमा शेप्ड बैसिलाई होते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ सैल्मोनेला, कॉजेटिव एजेंट इसका सैल्मोनेला टाइफी है, पैराटाइफी A, B एंड C है, ठीक है। A, B और C यही 3-4 लोग हैं जो कि टाइफाइड कॉज करते हैं। अब ये फैलता कैसे? ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं और हम देख लेते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं होते। नॉन स्पोरिंग है। मोटाइल बाय पेरीट्राइकेट फ्लैजिला। पेरीट्राइकेट फ्लैजिला मतलब अगर मान लो आपका बैसिलाई है टाइफाइड का, तो चारों तरफ इसके फ्लैजिला होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकेट फ्लैजिला। जड़ देखिए ना, जड़ किसी भी पेड़ पौधे की जड़, कैसे उसमें एक मोटे जड़ में ढेर सारी जड़ें निकली होती हैं, कुछ वैसा सही। हाँ, तो ये मोटाइल होते हैं बाय पेरीट्राइकेट फ्लैजिला एक्सेप्ट सैल्मोनेला गैलिनरम एंड पुलोरम विच इज़ नॉन मोटाइल। ये जो गैलिनरम है और पुलोरम है ना, ये पोलेट्री टाइफाइड भी हम कहते हैं, क्योंकि ये पोलेट्री फार्म से आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्मेंट ग्लूकोज मैनिटोल मैल्टोज, अच्छा, फॉर्मिंग एसिड एंड गैस एक्सेप्ट सैल्मोनेला टाइफी विच डू नॉट फॉर्म गैस, ठीक है। यानी कि जो आपका सैल्मोनेला टाइफी है
ये ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, मैनिटोल को भी करता है, माल्टोज करता है, और एसिड भी बनाता है और गैस भी बनाता है, एक्सेप्ट केवल टाइफी नहीं करता, ठीक है, जो कि गैस नहीं बनाता है। टाइफी गैस नहीं बनाता, लेकिन ये बाकी सारे जो पॉइंट है वो सारी चीज़ें करता है। अगला पॉइंट, मैन इज़ द ओनली रिजर्वायर, आदमी ही भैया केवल इसका निशाना है, ठीक है। एस टाइफी इज़ द मोस्ट कॉमन, एग्जैक्टली, जो पैराटाइफी ये सब होता है। अब मैं बताऊँ पर्सनली, खुद मेरे को पैराटाइफी ए हुआ था जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन अपनी कर रहा था। मेरे को और मेरे रूममेट को दोनों को इकट्ठे हुआ था, ठीक है, पैराटाइफी ए हुआ था। बट फिर भी मोस्ट कॉमन होता है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है आपका सैल्मोनेला पैराटाइफी। जो पेरिट्राइकेट फ्लैजेला बोला था ना, चारों पांच तरफ, ये देखो कितने बड़े बड़े, और साथ में छोटे छोटे भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक है, याद रखना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। नेक्स्ट, एस पैराटाइफी इज़ मेनली फाउंड इन इंडिया, तभी मेरे को हुआ था, ठीक है। और एस टाइफी इज़ द मोस्ट कॉमन, चलो हम पढ़ चुके हैं। एस टाइफी नीड्स ट्रिप्टोफैन एज ग्रोथ फैक्टर, टाइफी जो होता है उसको ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है ग्रोथ फैक्टर के लिए, ठीक है। ये एमसीक्यू का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रोथ फैक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है एस टाइफी के लिए, सैल्मोनेला टाइफी के लिए, तो इस ट्रिप्टोफैन। एस टाइफी प्रोड्यूसेस H2S बट एच पैराटाइफी ए डजेंट, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में। याद रखना, ये सारे जो मैं लेक्चर्स लेता हूँ वो आपके नॉर्सेट हो गया, बीएससी एमएलटी के बाद जो आप जॉब की एंट्रेंस एग्ज़ाम भरते हो, चाहे फिर आप एमएससी के लिए अप्लाई करते हो, चाहे आप बीएससी के लिए जो डीएमएलटी वाले बच्चे हैं उनके भी काम आती है, ठीक है। तो याद रखना है जो एमसीक्यू हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वाइवा में तो बड़ा बड़ा काम आता है। ये नीट के एग्ज़ाम्स में भी जो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, मैं इन सारों को ना क्लब करके इन सारे लेक्चर्स में बताता हूँ, ठीक है। तो एंटेरिक फीवर, ये बेसिकली क्या काम क्या करता है एस टाइफी, एंटेरिक फीवर, ठीक है। जो ये टाइफी है बेसिकली इसका एक मेडिकल टर्म है एंटेरिक फीवर, ठीक है। एंटेरिक सिस्टम सुना होगा आपने ना, उसी का फीवर कॉज करता है, उसी में इन्फेक्शन। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 3 से 21 दिन तक के लिए। इन्फेक्टिव डोज है 1000 से लेके 1 लाख बैसिलाई, ठीक है। इन्फेक्टिव डोज देख लो कितना तगड़ा है इसका, 1000 बैसिलाई भी घुस गए आपके बॉडी के अंदर तो आपका खेल तमाम करना शुरू कर देंगे। हैबिटेट है इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, इंसान और जानवरों की आंतों में इसका हैबिटेट है। अब आओ इसके सिम्टम्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, वॉमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगला देखो सिम्टम्स इसमें सारे दिए हुए हैं, देखेंगे हम खैर। स्टेप लैडर, पायरेक्सिया, रैश, रोज स्पॉट, ठीक है। रोज स्पॉट रैश क्या होता है, जो स्पॉट्स होंगे, दाने दाने होंगे, वो गुलाबी रंग से होंगे, गुलाब कैसे रंग होता है वैसा सा होगा। ब्रेडिकार्डिया यानी कि धड़कनें कम हो जाना। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली यानी हिपैट यानी कि आपका लिवर और स्प्लीन की सूज जाना। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड जीआई हेमरोएज, 2 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, परफोरेशन होना, या फिर कह लो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज यानी कि उसमें से ब्लीडिंग होना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में से, ये सबसे मोस्ट कॉमन कह लो परेशानी है, कॉम्प्लिकेशन है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, पी सूप स्टूल इज़ खाकी ग्रीन, यानी कि जो आपका स्टूल होगा वो खाकी रंग का होने लगेगा, स्लाइमी सा होगा थोड़ा सा। कब? 3रे वीक ऑफ टाइफाइड फीवर में, यानी कि जिस पेशेंट का 3रा वीक होने वाला या कह लो हो चुका है उसके ज़्यादातर स्टूल जो होंगे वो खाकी रंग के होंगे और काफ़ी पतले से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बैसिलाई परसिस्ट इन गॉल ब्लैडर और किडनी एंड एलिमिनेटेड इन फीसेस और यूरिन, यानी कि जो बैसिलाई जो है साल्मोनेला बैसिलाई, ठीक है, वो किडनी और गॉल ब्लैडर में रहेगा और ज़िंदगी भर कह लो फीसेस में और यूरिन में निकलता रहेगा। कैरियर्स जो होते हैं इस बीमारी के, जो जिनको भी कैरियर क्या होते हैं, वो बंदे जिनके अंदर ये बैसिलाई होगा लेकिन वो खुद को तो उनको कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो बैसिलाई को रिलीज़ करते रहेंगे कैरियर और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो कैरियर्स आर डिटेक्टेड बाय सीवर स्वैब मेथड, ठीक है। आ जाओ, ये देखो सिम्टम हम चार्ट हम देखते हैं। देखो, हाई फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक या कह लो एब्डोमिनल पेन, रोज स्पॉट रैश यूजुअली ऑन द चेस्ट और स्टमक, कफ होगा, मसल एक होगा, हेडेक होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। तो चलो अब लैब डायग्नोसिस की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल कौन सा लेंगे, ब्लड दी मोस्ट प्रेफर्ड सैंपल है,
स्टूल, यूरिन, बोन मैरो एंड बाइल, जो कि हम ड्यूडेनल एस्पिरेशन से निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इन सब की करते हैं कल्चर। ठीक है, तो पहले हम ब्लड कल्चर में देखेंगे। तो ब्लड कल्चर के दौरान ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले हम उसको देखते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला, वो एरोब है या फिर फैकल्टेटिव एनारोब, यही दोनों में से कुछ एक है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मे बी रिकवर्ड एट एनी स्टेज ऑफ इलनेस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो सैल्मोनेला का बैक्टीरिया है, वो आप बीमारी के किसी भी स्टेज पे, चाहे वो पहला हफ्ता हो, दूसरा हफ्ता हो, आप किसी भी हफ्ते में इस ऑर्गेनिज्म को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या बोला गया, बट मोस्ट कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग 7 to 10 days एंड ड्यूरिंग रिलैप्स। बट सबसे जल्दी और सबसे सटीकते से पकड़ने का समय होता है बीमारी के 7वें से लेकर 10वें दिन में, या फिर रिलैप्स होने के टाइम में। ठीक है, रिलैप्स मतलब रिपीट कह लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड कल्चर इज पॉजिटिव इन 90% ऑफ द केसेस इन फर्स्ट वीक, यानी कि पहले हफ्ते के बीमारी में 90% ब्लड कल्चर पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, और वैसे ही आगे बढ़ते हैं, 75% इन सेकेंड, 60 इन थर्ड एंड आफ्टर 25%। अब देखो मैं फिर से पॉइंट रिपीट करता हूँ कि पहले हफ्ते में 90% ब्लड कल्चर पॉजिटिव आते हैं टाइफाइड के केस में, दूसरे हफ्ते में 75% पॉजिटिव आते हैं ब्लड कल्चर, तीसरे हफ्ते में 60% जो ब्लड कल्चर होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, और उसके बाद आप जितना कर लो 25% ब्लड कल्चर ही जो सैंपल होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम एनरिचमेंट मीडिया देखते हैं, इसका क्या है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ एंड टेट्राथायोनाइट ब्रोथ। सेलेक्टिव मीडिया हम इसका पढ़ेंगे, विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, या फिर इसे हम बिस्मुथ सल्फाइड मीडियम कहते हैं, जिसके ऊपर सैल्मोनेला ब्लैक जेट कॉलोनीज विथ मेटालिक शीन आता है। ठीक है, H2S प्रोडक्शन के वजह से। ठीक है, जो सेलेक्टिव मीडिया यानी कि जो विल्सन, ब्लेयर और बिस्मुथ मीडियम हुआ, उस पर ऊपर सैल्मोनेला जो होता है वो ब्लैक कलर की जेट मेटालिक शीन कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है इसीलिए। ठीक है, अब ब्लैक जेट शीन पीन ये सब क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। काले रंग की आती है कॉलोनी, ठीक है, और वो चमकदार होती है, मेटालिक शाइन होता है उसके ऊपर, बस वैसा ही समझो। ठीक है, हालांकि रखिए मेरे पास अभी आगे हम देखेंगे पिक साइंस की। नेक्स्ट है सेलेक्टिव मीडिया सैल्मोनेला शगीला अगार, जिसे हम हेक्टोइन अगार भी कहते हैं, XLD हो गया। ऑन मैकोंकी अगार एंड DCA कलरलेस ड्यू टू NLF प्रॉपर्टी, यानी कि नॉन लैक्टोज फॉर्मेंटिंग है सैल्मोनेला, इसलिए मैकोंकी और DCA पे कलरलेस कॉलोनीज आती है। हम BD बैक्टेक कल्चर भी लगा सकते हैं, एग्जैक्टली बैक्टेक कल्चर बहुत अच्छा है, फास्ट भी है। ठीक है, स्टूल कल्चर पे आते हैं हम। स्टूल कल्चर क्या कह रहा है, पॉजिटिव फ्रॉम सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ इन्फेक्शन। एक मैं बात बता दूं, स्टूल कल्चर जो होता है वो दूसरे और तीसरे हफ्ते इन्फेक्शन के दूसरे या तीसरे हफ्ते बाद पॉजिटिव आता है। स्टूल जो कह लो आप कल्चर जो होता है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जिस अगर पेशेंट में एंटीबायोटिक ड्रग यानी कि सैल्मोनेला के खिलाफ, टाइफाइड के खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स अगर दे दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आए, बट स्टूल फिर भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक मरीज़ ने लिए हैं उसका एक्शन डायरेक्टली सबसे पहले ब्लड में ही शुरू होता है, और ब्लड में इसलिए जल्दी या कह लो सबसे पहले सैल्मोनेला ब्लड में ही मार दिए जाते हैं। लेकिन स्टूल में अभी तक उतने देर तक स्टूल में एंटीबायोटिक नहीं पहुंची होती है, इसीलिए हम स्टूल और यूरिन करते हैं जिनमें एंटीबायोटिक चल चुकी होती है। ब्लड तो हम करते ही करते हैं, अगर पता है कि इस बंदे को एंटीबायोटिक्स चल रही है, ब्लड तो हम करते ही करते हैं, लेकिन साथ में स्टूल और यूरिन भी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएबल इन पेशेंट विथ एंटीबायोटिक्स एज ड्रग्स डोंट किल द वेसिलाई फ्रॉम गट्स एज इट डज फ्रॉम ब्लड। मैंने बोला वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेनाइट एफ ब्रोथ इज एनरिचमेंट फॉर स्टूल सैंपल। बिल्कुल, स्टूल सैंपल के लिए बेस्ट मीडियम है सेलेनाइट एफ ब्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट, डन टू नो द स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन गैस्ट्राइटिस एंड इन डायरिया। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए हमारे हॉस्पिटल वाले, इन सब उनका जांच करने के लिए स्टूल सैंपल ही लिया आता है, ब्लड नहीं लिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। स्टूल एंड बोन मैरो कल्चर इज सेंसिटिव आफ्टर द एंटीबायोटिक थेरेपी। एग्जैक्टली, बोन मैरो कल्चर एंड स्टूल कल्चर इज़ वेरी सेंसिटिव आफ्टर द एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाइल कल्चर।
बाइल कल्चर भी हम लगा सकते हैं, यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैरियर। एग्जैक्टली, जो कैरियर है जो बंदा, उसके अंदर का टाइफाइड डिटेक्ट करने के लिए बाइल कल्चर लगाते हैं हम। हाँ, तो ये है बैकटेक। ये कर्सर पे ध्यान देना, ये है बैकटेक बॉटल्स, ये इसका जो बारकोड रीडर है, ठीक है। ये कैप्स के कलर अलग अलग होते हैं, पेडियाट्रिक्स के अलग होते हैं, और जो एनारोबिक वाइल होती है या कह लो बैकटेक बॉटल होती है उसकी अलग होती है कलर कैप की, और जो एरोबिक हुई उसकी अलग होती है, ठीक है। तो एज़ पर डिमांड जो होता है वो चलता है। अब जैसे आप इस बॉटल पे देख रहे होगे बैकटेक प्लस एरोबिक लिखा हुआ है, और वही दूसरे पे भी बैकटेक प्लस एनारोबिक लिखा है, देख रहे हैं ना, जूम करके देख लेना आप। तो अलग अलग बॉटल्स की अलग अलग कैप के कलर होते हैं, ठीक है। और ये जो आप बगल में मशीन देख रहे हो जो बाइनी काम कर रही है, ठीक है, ये क्या करती है, ये देख रहे हो, ये गंजा जो है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर होता है लेज़र, बारकोड रीडर है ये बेसिकली। और ये जो बारकोड है उस पर ये इस लाइट को फ्लैश करते हैं, बारकोड रीडर को फोकस करते हैं, और इसके ऊपर जो बारकोड है उसको रीड करके वो यहाँ पे सेव कर देता है स्क्रीन पे। फिर फर्दर हमें जो मतलब कुछ नोट डालना होता है उसको हम डाल देते हैं, और उसको फिर जैसे ही कह लो ओके कर देंगे हम इसको, तो ओके करने के बाद ये खुद स्क्रीन पे ना आपको उस प्लेस बताएगा। जैसे मान लो अब जिन्होंने काम किया होगा उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे आपने बारकोड रीड करवाया इस मशीन से, स्क्रीन पे इस बॉटल को, पर्टिकुलर बॉटल को जिसको आपने स्कैन किया है, उसको रखने की वो जगह बता देता है, यहाँ पे बताता है, प्लस यहाँ पे एक बल्ब ब्लिंक होने लगती है जिस जगह पे आपको डालना होता है ना, उस जगह के पर्टिकुलर पे बल्ब ब्लिंक करती है, वहाँ पे आप इस फिर स्कैन बॉटल को इंसर्ट कर देते हो, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बॉटल लोगे, बॉटल के बारकोड रीड करवाओगे, रीड करवाने के बाद मशीन जो होगी वो इस बॉटल को इस मशीन में रखने की जगह को ब्लिंक कर देगी, लाइट जला देगी, ठीक है। और उस जगह पे डालते हैं वो लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाएगी, और वही जगह आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले में आएगी, ठीक है। जब भी कभी वो कह लो ये बैकटेक बॉटल पॉजिटिव आती है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले में भी आती है, प्लस इसमें अलार्म भी होता है इसके ढक्कन पे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का अलार्म भी ब्लिंक कर रहा होता है, तो आप खोल के देखना होता है। जो पॉजिटिव होता है उसका रेड ब्लिंक करता है, और जो जिसका नेगेटिव हो गया होता है पूरा टाइम, उसको नेगेटिव पे भी येलो ब्लिंक कर रहा होता है। तो ऐसे करके आप पूरा इसको ऑपरेट करते हैं। जिन्होंने काम किया वेल एंड गुड, खैर मैंने भी किया इस पर करीब 4-4.5 साल काम किया इस पर मैंने। बहुत तगड़ी मशीन है, मज़ेदार मशीन है, मैं तो कहूँगा सारे काम करो इस पर। एक चीज़ देख रहे होगे ना, इसमें देखो ये नीचे है फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है, और उसके ऊपर है ये एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स केवल सैल्मोनेला को बख्शती है, लेकिन बाकी सबको उड़ा देती है। और ये जो फ्लोरोसेंट डाई है ये क्या होता है, इसके अंदर ना सोया ब्रॉथ भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप ये कैप हटाओगे ना, तो इसकी सिरिंज से आप इसके अंदर सैंपल डालोगे, सैंपल इसको मिक्स कर दोगे, मिक्स करने के बाद जब इंक्यूबेट करोगे इस मशीन के अंदर, बैकटेक मशीन के अंदर, तो इसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा। और जब इसके अंदर का सैल्मोनेला बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, अपना डिवीजन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, सारे अपनी जो प्रतिक्रिया करेगा लाइफ में, उसके दौरान ये कहीं ना कहीं CO2 रिलीज़ करेगा। वो CO2 इस डाई से रिएक्ट करेगी, और उसके दौरान डाई से रिएक्ट करने के बाद बनेगा फ्लोरोसेंट डाई, एमिट करेगी लाइट, ठीक है। लाइट जो एमिट करेगी ये फ्लोरोसेंट डाई, उसको इस मशीन के अंदर फोटो डिटेक्टर, बेसिकली मैं देसी शब्द में बोलूँ तो वह तो लाइट डिटेक्टर मशीन होता है। तो लाइट डिटेक्टर या कह लो फोटो डिटेक्टर जो होगा, वो उस माइन्यूट से माइन्यूट लाइट की फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा, और जो इस मशीन के अंदर प्री लोडेड जो ग्राफ्स बने होते हैं या कह लो फोटो डिटेक्शन के जो फ्रीक्वेंसीज बनी होती है उससे वो मैच करता है, और जिससे वो मैच करता है उसके हिसाब से वो पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। तो करीब जितने बैक्टीरिया हमारे इंडिया में पाए जाते हैं सबका इसमें कह लो फोटो डिटेक्शन ऑलरेडी फीडेड होता है, और उससे ये मशीन मैच करती है जो आपके बॉटल में फ़ोटोज़ यानी कि लाइट्स आती हैं, उस हिसाब से पीक्स ग्राफ्स बना के ये पॉजिटिव नेगेटिव देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कल्चर की बात करें तो न्यूट्रिएंट अगार की बात करें, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। कलर कैसा आता है, सैल्मोनेला टाइफी कॉलोनीज आर ऑफन अपीयर क्रीमी और वाइट ऑन न्यूट्रिएंट अगार। ये देखो है ना नीचे न्यूट्रिएंट अगार पे क्रीमी सी और वाइटिश सी कलर है, ठीक है। अब एक बात बता दूँ, अपीयरेंस इनका होता है कॉन्वेक्स सी, थोड़ी रेज सी, ठीक है। कॉनकेव होता है ऐसे अंदर, ठीक है, नाक के फंड जैसा, और कॉनकेव होता है बिल्कुल उसका उल्टा,
ठीक है, ये ऐसे, ये सॉरी ये कॉन्वेक्स है, हाँ सॉरी ये कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव, कॉनकेव ऐसे हो गया नाक के फण के तरह, ठीक है। केव हो गया ना गुफा, गुफा कैसे अंदर की ओर धसी होती, वैसी होगी कॉनकेव, और कॉन्वेक्स हो गया ऐसे जो बाहर की ओर होता है। तो एग्जैक्टली जो कह लो गुम्बद नुमा शेप जो नहीं होता, गुम्बद सा शेप, तो यही हो गया अपीयरेंस न्यूटन आकार पे इनका, कॉन्वेक्स थोड़ा सा रेज होगा, ठीक है। और इसकी साइज़ होगी थोड़ी बहुत कॉलोनीज़ में लंबे लंबे लार्ज कॉलोनीज़ होगी, या छोटे छोटे भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, छोटे से लेके लार्ज कॉलोनीज़ भी हो सकती है। और इसकी टेक्सचर होगी, डिपेंड करती है इसकी स्ट्रेन कैसी है, ठीक है, कौन सी स्पीशीज़ है। अब बात हम करते हैं XLD की, जिसे जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट कहते हैं हम, ठीक है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी होती है, रेड विथ अ ब्लैक सेंटर, ठीक है, इसकी कॉलोनीज होती है रेड और ब्लैक सेंटर जैसी। ये फ्लैट होती है, मॉइस्ट होती है, ट्रांसलूसेंट कॉलोनी होती है। साइज़ में ये मीडियम टू लार्ज साइज होती है। टेक्सचर की बात करें स्मूथ और ग्लिंजिंग सी होती है, ठीक है, स्मूथ थोड़ी सी और थोड़ी मतलब ग्लिंजिंग मतलब चमकदार और चिपचिपी टाइप सी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोथ पैटर्न हम इसमें देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन पॉजिटिव, यानी कि H2S प्रोडक्शन तो ये करता ही करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इस H2S के प्रोडक्शन से ही जो होता है कॉलोनीज जो होती है वो ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट बनाती है, ठीक है, अगार पे। खैर वो XLD पे दिखाऊंगा ब्लैक कैसे होती है जस्ट इसके बाद ही। लाइसिन डी कार्बोलेशन, सॉरी इट्स लाइसिन डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि लाइसिन डी कार्बोक्सिलेशन ये पॉजिटिव देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइसिन रिजल्ट्स इन एल्कलाइन प्रोडक्शन लीडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड कॉलोनीज, यानी कि सीधी सी बात है, ये क्या करता है लाइसिन को यूटिलाइज करता है, जिससे अल्कलाइन पूरा माहौल पूरा अल्कलाइन हो जाता है, और जिसके कारण कॉलोनीज रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलोस फर्मेंटेशन, तो ये जाइलोस फर्मेंटेशन भी करता है, जिसके कारण अगेन कॉलोनी क्या होती है रेड कलर की हो जाती है हमारी, ठीक है। ये देखो ये है XLD मीडिया, और इसके अंदर है पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का, ये हमारा सैल्मोनेला है। H2S के प्रोडक्शन के कारण ये सारी कॉलोनी काली हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हेक्टोन एंटेरिक एगार, ठीक है, हमने पढ़ा था ना हेक्टोन एंटेरिक एगार, इसका सिनोनिम्स हमने पढ़ा था, याद है किसी को? नहीं है तो चलो दिखा देता हूँ मैं। हेक्टोन एंटेरिक एगार, सैल्मोनेला शिगीला एगार को हम हेक्टोन एंटेरिक एगार भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कलर क्या होता है इसमें, सैल्मोनेला टाइफी एग्जिबिट ब्लू ग्रीन टू ब्लू ब्लैक कलरेशन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन टू ब्लूइश ब्लैक कलर का कॉलोनी होता है इसमें। अगेन कॉन्वेक्स होता है अपीयरेंस इसका, मॉइस्ट कलर का, और स्लाइटली ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज होती है। साइज़ इसका मीडियम साइज़ का होता है, और विथ टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ विथ एन एंटायर एज, पूरा एज दिखेगा आपको लेकिन स्मूथ सा दिखेगा। अगेन ग्रोथ पैटर्न की बात करूँ तो लैक्टोज फर्मेंटेशन ये करता नहीं है, तो जिसके कारण कॉलोनी इसकी कलरलेस होगी। सल्फ़र रिडक्शन एग्जैक्टली ये सल्फ़र प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण इसकी कॉलोनीज हमने देखा अभी कि काले रंग की होती है, ठीक है। सुक्रोज फर्मेंटेशन नेगेटिव, ये सुक्रोज फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। ये देखो ये हमारा हेक्टेन एगार है, और इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कॉलोनीज है प्रॉपर एजेस के साथ, है ना। नेक्स्ट बिस्मुथ सल्फाइट एगार, बिस्मुथ सल्फाइट एगार को हमने एक और सिनोनिम हमने अभी भी पढ़ा था शुरू में, विल्सन ब्लेयर मीडियम, हम इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखना, सिनोनिम ज़रूर याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं उसे। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी अगर इसके बारे में पढ़ें तो इसकी कॉलोनी कैसे होती है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। अपीयरेंस अगेन मॉइस्ट होती है और ओपेक कॉलोनीज होती है। साइज इसके अगेन मीडियम होगी, टेक्सचर स्मूथ विथ अ शाइनी सरफेस, बहुत बढ़िया। ग्रोथ पैटर्न हम देखते हैं वही चीज़ है, H2S प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण ब्लैक कलर कॉलोनीज होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है बिस्मुथ सल्फाइड रिडक्शन टेस्ट, या ये पॉजिटिव करता है। इसमें क्या होता है, जो बिस्मुथ होता है उसको वो रिड्यूस करता है, बिस्मुथ सल्फाइड को रिड्यूस करता है, जिसके कारण अगेन कॉलोनीज ब्लैक कलर की ही होती है। ये है आपका देखो विल्सन ब्लेयर मीडिया, ठीक है। इसमें देख लो सारे कैसे कैसे कॉलोनीज जो हमने पढ़े, ब्लैक कलर का जो है सारा वही है। नेक्स्ट है सैल्मोनेला शिगीला एगार, ठीक है, सैल्मोनेला शिगीला एगार। इसमें क्या बोला गया था कि देखो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी क्या है, कलरलेस होती है, पेल होती है इसकी, और प्लस ट्रांसलूसेंट कॉलोनी होती है, स्मॉल टू मीडियम साइज कॉलोनीज होते हैं,
और स्मूथ विथ एंटायर एज। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न्स की बात करूँ तो फर्मेंटेशन, लैक्टोज फर्मेंटेशन नेगेटिव होता है तो इसलिए कलरलेस कॉलोनीज होती है। H2S प्रोडक्शन पॉजिटिव ऑब्वियसली, तभी इसकी कॉलोनीज जो होती है ब्लैक कलर की होती है। देखो कुछ इस तरीके का होता है ये। मैकॉन्की एगार की बात करें तो अगेन ये कॉलोनीज जो होती है इसके ऊपर कलरलेस या थोड़ी सी पेल होगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन। अपीयरेंस इसकी मॉइस्ट और ट्रांसलूसेंट होगी, स्मॉल सी होगी। टेक्सचर इसका स्मूथ विथ एंटायर एज होगा। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न्स अगेन लैक्टोज फर्मेंटेशन नेगेटिव है इसीलिए इसमें कलरलेस कॉलोनीज होती है। कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक बताऊँ तो NLF है ये। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग, यस हम इसमें ग्राम स्टेनिंग पक्का करते हैं, स्मीयरिंग जिसे कहते हैं। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और अंडर द माइक्रोस्कोपी विथ ग्राम स्टेनिंग ये पिंक रेड सा इसका शो करता है, पिंकिश रेड आता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पूरा वही है ग्राम स्टेनिंग का ये। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। बायोकेमिकल टेस्ट की बात करूँ तो TSI जिसे हम लगाते हैं, ट्रिपल शुगर आयरन। ठीक है, इसमें इसका रिजल्ट होता है अल्कलाइन बाय अल्कलाइन, नो गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन, जो हमने पढ़ाई अभी भी। इंडिकेशन इसका क्या होता है, स्लांट एंड बट बोथ रिमेन अल्कलाइन, नो कलर चेंज इन द मीडियम। अब एक बार इस ट्यूब के ऊपर ध्यान दो, जिन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया अभी तक। ये TSI का मीडियम है, ट्रिपल शुगर आयरन जो उसे हम कहते हैं। ठीक है, कमेंट में बताओगे कि ट्रिपल शुगर में कौन कौन से शुगर होते हैं। 3 शुगर बोला ना, ट्रिपल शुगर आयरन, तो तीनों कौन से शुगर हैं, मुझे उसका नाम कमेंट में चाहिए, याद रखना। तो खैर इसमें मैं बताता हूँ, इसमें जो होता है अल्कलाइन बाय अल्कलाइन प्रोड्यूस करता है हमारा सैल्मोनेला, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती है और H2S प्रोडक्शन होता है, इसलिए ऐसा देखो थोड़ा कलर सा आ गया अल्कलाइन के चक्कर में। ठीक है, मीडियम का कोई कलर चेंज नहीं हुआ बिकॉज मीडियम खुद अल्कलाइन था। ट्रिपल शुगर के नाम मुझे ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, जिसे हम CUT कहते हैं। तो CUT नेगेटिव होता है। ठीक है, और दूसरा नो कलर चेंज इन द मीडियम, मीडियम में इसलिए कोई बदलाव नहीं आता। यूरिएज टेस्ट की बात करूँ तो यूरिएज टेस्ट भी नेगेटिव होता है। ठीक है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करता, इसलिए अगेन नो कलर चेंज इन यूरिया अगर। ठीक है, अब बात करते हैं फिनाइलैनिन डीएमिनेज की। तो फिनाइलैनिन डीएमिनेज नेगेटिव होता है बिकॉज नो डीएमिनेशन ऑफ फिनाइलैनिन टू पेरिविक एसिड ऑब्वियसली। तो इंडिकेशन नो ग्रीन कलर डेवलपमेंट, ग्रीन कलर डेवलप नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट सल्फर इंडोल मोटिलिटी मीडियम टेस्ट, इसमें हम 3 चीज़ पता करते हैं, सल्फाइड प्रोडक्शन, इंडोल प्रोडक्शन और मोटिलिटी। ठीक है, तो सल्फाइड प्रोडक्शन तो करता ही करता है, H2S प्रोडक्शन तो ब्लैकनिंग हो जाती है तो इसलिए पॉजिटिव है। इंडोल प्रोडक्शन ये नेगेटिव है, यानी कि ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट नहीं करता है, इसीलिए पर्पल रिंग हमें नहीं मिलती, इसलिए इंडोल नेगेटिव है। मोटिलिटी टेस्ट नेगेटिव है ये बहुत थोड़ा सा होता है। मोटिलिटी टेस्ट कैसे, अब ये मत समझना कि सैल्मोनेला टाइफी तो पैराट्राइकेट फ्लैजेला लगा हुआ है भाई, तो मोटिलिटी कैसे नेगेटिव आ गई। नेगेटिविटी बोली गई है इन टर्म्स व्हेन जब आप कल्चर मीडिया में स्टैबिंग करते हो या कल्चर लगाते हो, तो उसके दौरान अगर जो हाईली मोटिलिटी होता है, मोटाइल होता है, वो पूरे कल्चर मीडिया में फैलने लगता है, स्प्रेड हो जाता है। लेकिन हमारा ये जो टाइफी है वो स्प्रेड नहीं होता, इसीलिए उस हिसाब से बोला गया इन द कल्चर मीडियम इट इज़ नॉन मोटाइल। बट इन लिक्विड कल्चर मीडिया मतलब सॉलिड की मैं बात कर रहा था, बट इन लिक्विड कल्चर मीडिया इट इज़ मोटाइल क्योंकि इसके पास पेरिट्राइकेट फ्लैजेला है। नेक्स्ट है लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज टेस्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये पॉजिटिव है। पहली बात तो लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ एल्कलाइन प्रोडक्ट्स होता है इसमें इंडिकेशन क्या होता है, पर्पल कलर चेंज इन द मीडियम इंडिकेटिंग सैल्मोनेला टाइफी ग्रोथ, यानी कि पर्पल कलर में चेंज आ जाएगा सैल्मोनेला टाइफी के प्रेजेंस में। ये देखो यही है वो पर्पल कलर चेंज आया, यहाँ पे देखो पर्पल हुआ ना इतने में स्लांट्स में। नेक्स्ट ऑक्सीडेज टेस्ट, ठीक है, टिपिकली नेगेटिव ही आता है, इसका कोई कलर चेंज नहीं आता है। ये देखो पॉजिटिव कुछ इस तरीके से आता है, ब्लूइश सा देख रहे हो आप, आसमानी रंग वैसा सा होता है, और नेगेटिव में कोई चेंज नहीं आता। कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉरी, ठीक है। इंडिकेशन बबलिंग व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एडेड। देखो कुछ अगर स्लाइड टेस्ट 2 होता है, एक तो स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट, 2 तरीके से कर सकते हो आप,
ठीक है। कैटलिस्ट पॉजिटिव जो होगा देखो ट्यूब में बबल होगा, अगर आप स्लाइड में करोगे तो भी कैटलिस्ट पॉजिटिव में बबलिंग होगा, और अदरवाइज अगर नेगेटिव है तो कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम सीरोलॉजिकल सेक्शन में। तो सीरोलॉजिकल सेक्शन में अगेन विडाल टेस्ट इसका सबसे दी मोस्ट कह लो प्राइम टेस्ट है। इसमें क्या होता है, सोमैटिक और फ्लैजेलर एंटीजन हम डिटेक्ट करते हैं। सोमैटिक एंटीजन को हम ओ एंटीजन बोलते हैं और फ्लैजेलर एंटीजन को हम एच एंटीजन बोलते हैं। इन दोनों को हम डिटेक्ट करते हैं पेशेंट के सीरा में या कह लो ब्लड में, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट हम तब देख पाते हैं जब इस दोनों में किसी में या दोनों के दोनों में एग्लूटिनेशन आए। इसको आप ट्यूब से भी परफॉर्म कर सकते हो, इसको आप टाइल मेथड पे भी कर सकते हो। टाइल का मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। विजिबल क्लम्पिंग या कह लो एग्लूटिनेशन होने लगती है इसमें, ठीक है, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं। ये जो होता है, ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट विडाल है, उसको हम उसकी इंटेंसिटी हम टाइटर के लेवल पे हम देखते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि टाइफाइड फीवर कितना कितना इंटेंसिफाइड है या कितना तगड़ा है। ये देखो, ये है टाइल मेथड। मोस्ट प्रोबेबली अब यही करते हैं। ओ एच ए एच बी एच एन सी पी सी में सबका मतलब बताता हूँ। ओ फॉर मैंने आपको बताया था ना सोमैटिक एंटीजन, एच फॉर फ्लैजेलर एंटीजन, ए एच इज़ फॉर पैराटाइफी ए फ्लैजेलर एंटीजन एंड पैराटाइफी बी फ्लैजेलर एंटीजन। दिस इज एन सी मीन्स नेगेटिव कंट्रोल और ये है पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। इन दोनों पे देखो आया ना एग्लूटिनेशन, ठीक है। फर्दर अगर आप विडाल टेस्ट आप करोगे ना ट्यूब में, तो आपको ऐसे टाइटर बनाने पड़ेंगे 1:40, 80, 160 एंड 320, ठीक है। 80 या 80 से ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, और 80 से नीचे है उसको नेगेटिव ही मानते हैं, ठीक है। तो हालांकि अगर आप चाहते हो कि विडाल पे आपको एक सेपरेट लेक्चर चाहिए, विडाल टेस्ट पे प्रॉपर डेडिकेटेड, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, कि कमेंट करना यस विडाल, यस विडाल लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट ये है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये देखो आपका शेप, कोकाई, ग्राम स्टेडिंग, पॉजिटिव, ये सब पूरा है, ठीक है। ये सारे आप पढ़ लेना, ठीक है, आपके काम आएगा। मैं ट्रीटमेंट पे आता हूँ सीधा। इसमें हम सिफ्रेक्सोन देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस है। कैरियर को जो पेशेंट होंगे उनको हम एम्पिसिलिन या फिर एमॉक्सिसिलिन देंगे 6 वीक्स के लिए। वैक्सीन जो होगा उसके लिए हम टैब यूज़ करते हैं। टैब एक नाम है वैक्सीन का, जिसका फुल फॉर्म है टाइफॉइड पैराटाइफॉइड ANB। डीपीटी का हम बच्चों को देते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टाइफॉइड। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 9 से, याद होगा किसी को, 9 से 12 महीने के बीच में उसको हम वैक्सीन दे देते हैं टाइफॉइड का, डीपीटी का, ठीक है। प्रिवेंशन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑलवेज मेंटेन हैंड हाइजीन, अवॉइड ईटिंग फूड्स फ्रॉम हॉकर्स। ये जो बना हुआ है ना रेडी का खाना, ठेले का खाना, इसको मत खाओ, सबसे ज़्यादा इन्हीं से फैलता है, ठीक है। मैं एक बात बताऊं, जब मैंने एंटेरिक फीवर पे काम किया था एक प्रोजेक्ट पे, तब स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात बता रहा हूँ, तब हमने टोटल 8 हॉकर्स पकड़े थे जो कि खुद टाइफॉइड कैरियर थे, और वो ऐसे ही आपको बर्गर, मोमोज़ और गोलगप्पे, टिक्की, चाट खिलाते थे, ठीक है। अब बेसिकली दिक्कत क्या है उन लोगों का, वो लोग प्रॉपरली हाथ वाथ धोते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके मलमूत्र से, फीसेस से बैसिलाई शेड होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। और वही बैसिलाई उनके प्रॉपरली हाथ ना धोने से, सैनिटेशन मेंटेन नहीं रखने से, हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं रखने से वो अदर्स को भी फैला रहे थे। एक पर्टिकुलर रीजन था चंडीगढ़ में जो ऐसा हो रहा था। तो अब इस करके हमने ये चीज़ निकाला और पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस के इन्फॉर्मेशन के बाद प्रॉपर परमिशन से उनको हटाया गया और दूसरा काम दिलवाया गया, लाइक सिलाई विलाई का एंड ऑल, समझ रहा। तो इसीलिए ये जो हॉकर्स होते हैं ये कभी अपना जांच नहीं करवाते हैं, ठीक है। प्लस इनके पास हाइजीन सबसे ज़्यादा कम होता है सोसाइटी में, सबसे ज़्यादा कम, और यही प्राइम सोर्स होते हैं बीमारियों का एकदम आउटब्रेक कराने का, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम हॉकर्स, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, मेंटेन क्लीननेस एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ टाइफॉइड पेशेंट। गेट प्रॉपर एंड फुल कोर्स ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन, ऑब्वियसली। एक और चीज़, पानी हमेशा साफ़ ही पीना, ठीक है, बिकॉज गंदे पानी पीने से भी ये चीज़ होती है।
सो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक पहुँचे। अगर आपको रत्ती भर भी ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को। और इस वीडियो का या कह लो इस चैनल का अपना खुद का इंस्टाग्राम चैनल है, स्टडी MLT255, डिस्प्ले में आया हुआ है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।